ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और जो आप फ्लैश स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी हाँ, अमेरिकी दिग्गज ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट पर सेबी के ऑर्डर ने से पूरे बाजार में हलचल मची है। सेबी के इस ऑर्डर से भारतीय बाजार के में जेन स्ट्रीट के 36,000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई का एक एनालिसिस किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये सेबी का ऑर्डर है और सेबी ने जेन स्ट्रीट पर रोक के साथ साथ 4,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जब्त करने के आदेश दिए हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उस विसल ब्लोअर से जिसकी चिट्ठी से सेबी इस मामले की तह तक पहुंच पाई। हमारे साथ जुड़े हैं मयंक बंसल। मयंक बंसल जी एक यूएई बेस्ड हेज फंड के प्रेसिडेंट हैं और मयंक जी ने मुझे भी 2 बार मेल लिखा था इस मामले को लेकर। और आपको याद होगा, सीएनबीसी आवाज़ ने पहले भी इस मामले को हमेशा उठाया है। 2024 में पहली बार हमने मामले को उठाया था और उसके बाद मयंक जी ने मुझे वो मेल भी भेजी थी। तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो मामला है जो सेबी के ऑर्डर में है कि कैसे ऑप्शंस में 43,000 करोड़ कमाए गए, उसके सामने स्टॉक फ्यूचर्स में 7,000 करोड़ उन्होंने गंवाए, लेकिन नेट 36,500 करोड़। और ये सिर्फ बैंक निफ्टी का है, अभी तो निफ्टी और सेंसेक्स की बात नहीं हुई है इसमें। मयंक जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले तो ये बताएं कि ये इसको आप कब से ट्रैक कर रहे थे और आपको ये आपको कैसे पता चला कि ये जो मामला है ये हेज फंड्स इस तरीके से इसको कोट अनकोट मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये आपको कैसे पता चला? और इसमें फिर मिलेनियम का नाम कहाँ से निकल कर आया? फिर जेन स्ट्रीट का नाम जेन स्ट्रीट का नाम कहाँ से निकल कर आया? देखिए अनुज जी, मैं काफी समय से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए करीब 10 साल से ज्यादा हो गया है। और इंडिया में काफी एक अच्छे साइज में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर चुका हूँ। तो ये जो चीज ट्रैक है, ये तो बहुत पहले से ही एक्चुअली जो सीजन ऑप्शंस पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें काफी पहले से ही क्लियर हो गई थी कि ये गड़बड़ हो रही है। अराउंड जनवरी 2024 आई वुड से जो सीजन मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो काफी टाइम से इस व्यवसाय को परस्यू कर रहे हैं, उन्हें एविडेंट था कि मार्केट में मैनिपुलेशन चल रहा है। एंड आई थिंक ये रिपोर्ट लेट हुआ क्योंकि लोग वेट कर रहे थे इसका कि रेगुलेटर अल्टीमेटली ये नोटिस करेगा और कुछ एक्शन लेगा, बट वो हो नहीं रहा था। रिगार्डिंग योर अदर क्वेश्चन कि ये जेन स्ट्रीट और मिलेनियम और इन सब, जेन स्ट्रीट का नाम कैसे आया, वो एक्चुअली एक काफी पब्लिक कोर्ट केस था यूएस का बिटवीन जेन स्ट्रीट एंड मिलेनियम, जहां पे जेन स्ट्रीट अक्यूज्ड 2 ऑफ इट्स ट्रेडर्स जो मिलेनियम ज्वाइन करने वाले थे कि उन्होंने अपने साथ काफी वैल्यूएबल स्ट्रैटेजीज वो लेके चले गए हैं। ये कोर्ट केस काफी वाइडली पब्लिसाइज था। अगर आप ब्लूमबर्ग, मतलब अगर आप मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स में देखें तो हर जगह इस कोर्ट केस की आपको खबर मिल जाएगी। एंड उस कोर्ट केस की हियरिंग में ये निकल के आया था कि जेन स्ट्रीट ने कैलेंडर ईयर 2023 में, विच इज जैन टू डेक 2023 में, इंडियन ऑप्शंस से 1 बिलियन यूएसडी से ज्यादा बनाए थे। तो उस कोर्ट केस से और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, तो उस कोर्ट केस से इस चीज पे स्पॉटलाइट पड़ी थी कि इंडीड उधर से कुछ गड़बड़ थोड़ी हो सकती है। तो उधर से हुआ था और मैनिपुलेशन होते हुए तो दिख ही रहा था स्क्रीन पे। अगर आप ट्रेडर्स, किसी भी आप सीनियर ट्रेडर से बात करें तो वो होते हुए दिख ही रहा था। ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत रॉकेट साइंस है, काफी सिंपली चीजें हो रही हैं और वो लोगों को होते हुए दिख रहा था। नहीं, ये बात मैं समझ गया आपकी। तो फिर जब आपने सेबी को लिखा, आपने ऑब्वियसली हमें भी लिखा था, आपने सेबी को लिखा, उसके बाद सेबी ने क्या आपसे कुछ डेटा मांगा? आपने क्या सेबी को कुछ प्रेजेंटेशन दिया पिछले 2 साल में? थोड़ा कुछ इस कहानी के बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ, तो बेसिकली जो पूरी क्रोनोलॉजी, जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, वो ऐसा रहा है कि ये 2023 जुलाई से शुरू हो गया था। 2023 जुलाई में क्वाइट एक्सपायरीज होती थी। क्वाइट एक्सपायरीज का मतलब एक्सपायरी डे पे जो ऑप्शंस एक्सपायरी है उस दिन वो उस इंडेक्स को जिसकी एक्सपायरी है उसे हिलने ही नहीं देंगे। मतलब बहुत टाइट रेंज में उसे मेंटेन करेंगे और चाहे न्यूज फ्लो, मैक्रो फ्लो कुछ भी आता रहे, वो उसे हिलने नहीं देंगे। मार्केट बिल्कुल टाइट रेंज में मेंटेन करके वो रखेंगे। तो ये जुलाई 2023 में शुरू हुआ था। पहले क्वाइट एक्सपायरीज हुई थी। 2 तरीके की एक्सपायरीज होती हैं, ये भी मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूंगा। एक क्वाइट होती है, एक वॉलेटाइल होती है। क्वाइट में ये होता है कि एक्सपायरी डे पे जिस अंडरलाइन की एक्सपायरी है
उस अंडरलाइन को हिलने ही नहीं दिया जाता है, उसे बहुत टाइट रेंज में कंस्ट्रेन करके रखा जाता है। वॉलेटाइल डे पे ऑन द अदर हैंड ये होता है कि टुवर्ड्स द लैटर हाफ ऑफ द डे, जो क्लोजिंग आवर्स होते हैं 1 बजे के बाद के, उसमें निफ्टी या जो भी जिसकी भी एक्सपायरी है उस अंडरलाइन में बहुत स्टीप मूव आता है, बहुत लास्ट के 2 घंटे में 2.5 घंटे में बहुत स्टीप मूव उस अंडरलाइन में आता है। ये 2 तरीके की एक्सपायरीज हैं। तो जुलाई 2023 में क्वाइट एक्सपायरी शुरू हो गई थी और वॉलेटाइल एक्सपायरी सबसे पहले मिड कैप में हुई, जो कि आई वुड थिंक अराउंड अक्टूबर नवंबर 2023 में मिड कैप में वॉलेटाइल एक्सपायरी शुरू हो गई थी। फिर फिन निफ्टी में हुई, फिर बैंक निफ्टी में हुई, और 18 अप्रैल 2024 जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट डे है, उस दिन मैनिपुलेटर ने निफ्टी हिला दिया। तो उस दिन ये असर्टेन हो गया कि वो कोई भी इंडेक्स ला सकता है। अगर आप उसका सीक्वेंस ऑफ वॉलेटाइल एक्सपायरीज देखें जिसमें वो इंडेक्स को बहुत ज्यादा हिला रहा है, उसने स्टार्ट सबसे पहले सबसे लीस्ट लिक्विड इंडेक्स से किया था, जो कि मिड कैप इंडेक्स है, और धीरे धीरे उसकी कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता गया। फिर वो फाइनली अप्रैल 2024 तक जाके वो निफ्टी भी लाने लग गया, और ये पैटर्न्स तब से चलते आ रहे हैं। 2024 की बिगनिंग में जेन स्ट्रीट और मिलेनियम का ऑब्वियसली केस आया था यूएस में, जिसमें 1 बिलियन यूएसडी के प्रॉफिट्स की बात हुई थी। फिर उसके बाद से अप्रैल से एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन बढ़ता ही गया अप्रैल 2024 से। तो अप्रैल 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक जो मैनिपुलेशन का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज ही होता जा रहा था। ट्रेडर्स को दिखने लग गया था, बट ट्रेडर्स इंतजार कर रहे थे कि सेबी कुछ एक्शन लेगा, रेगुलेटर कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगा और फाइनली इसको सुलझाएगा, बट वो हो नहीं रहा था। इनफैक्ट वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था, एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन बढ़ता ही जा रहा था। तो 2024 में मैंने सेबी को मेल लिखा था, जो कि उनकी इनफैक्ट इंटरिम ऑर्डर में भी कवर हो रहा है कि 2024 में सेबी ने इन्वेस्टिगेशन उठाया, और इन्हीं क्वाइट एंड वॉलेटाइल एक्सपायरीज की बात उनके ऑर्डर में भी लिखी गई है। अगर आप सेकंड पेज उनके ऑर्डर का देखें तो उसमें वो स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। तो उसके बाद से तो फिर सेबी और मेरा वार्तालाप मेल्स पे चला है। तो जब मैंने प्रेजेंटेशन सेबी को दी, एक बहुत काबिले तारीफ बात यह है कि जैसे ही मैंने उन्हें मेल किया तो अनंत नारायण, जो कि होल टाइम मेंबर हैं, जिन्होंने ये ऑर्डर भी लिखा है, उनका इमीडिएटली अगली सुबह उनका रिस्पॉन्स आ गया कि हम आपके मतलब हम प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं इन पर्सन। तो मैं सेबी भवन गया था 6 जनवरी को, और सारे उनके अनंत नारायण और सर्वेलेंस टीम और आई थिंक एमआरडी टीम के भी कुछ लोग थे, उन सब के सामने मैंने काफी एक इलैबोरेट प्रेजेंटेशन दी थी। उसके बाद से हमारी मेल्स पे चर्चा ये बिल्कुल अमेंग जी, मैं इस थोड़ा सा एक स्पेसिफिक डेट पर आ रहा हूँ। जो इस पूरे ऑर्डर में, पूरा ऑर्डर मैं पढ़ा, उसमें काफ़ी मतलब बिल्कुल पेन्स टेकिंगली वो सेबी ने वो ऑर्डर पास किया है। 17 जनवरी 2024 की बात हुई है, 17 जनवरी 2024 यानी कि वेंसडे, और आई थिंक तब बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वेंसडे को हुआ करती थी, है ना। ये 17 जनवरी 2024 का पैटर्न सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उससे एक दिन पहले एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए थे, और उसके चक्कर में बैंक निफ्टी बहुत गैप के साथ नीचे खुला। उसके बाद उतनी ही तेजी से उसमें रिकवरी आई। वो पूरी की पूरी टाइमलाइन प्ले करते हैं। देखिए 9/15 से लेके 1146 के बीच में एचडीएफसी बैंक, कोटक और आईसीआईसीआई बैंक में 4,370 करोड़ की खरीदारी हुई, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से शानदार रैली आई। अब रैली आएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, पुट के प्रीमियम कोलैप्स होंगे। ये हुआ। इस दौरान जेन स्ट्रीट ने 32,115 करोड़ की पुट खरीदी या कॉल बेची, और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला रिवर्स हुआ। क्या ये एक ट्रिगर पॉइंट था? ये इस दिन ये क्या बिल्कुल एकदम अपैरेंट हो गया था कि नहीं ये तो कुछ बहुत ज्यादा ही मामला साफ साफ दिख रहा है? नहीं, ये ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं था, इससे पहले ही साफ साफ दिखने लग गया था। सेबी ने ऑब्वियसली सेबी ने क्या किया है कि जो सबसे प्रॉफिटेबल डेज हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है, और सबसे जो टॉप डे है उसको पिक किया है। बट इस दिन तक ऑलरेडी जो सीजन मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उन्हें क्लियर था कि मैनिपुलेशन चल रहा है मार्केट में। और जो आपने बताया वो बिल्कुल सही बताया। तो मैनिपुलेशन का मॉडस ऑपरेंडी यही है कि आप डेरिवेटिव्स में बहुत बड़ी पोजीशन बिठा लें, और उसको बेनिफिट करने के लिए जो डेरिवेटिव्स मार्केट इंडिया का बहुत लिक्विड है, बहुत डीप मार्केट है, उसको उसमें आप बड़ी पोजीशन बिठा लें, और उसको प्रॉफिटेबली एंड करने के लिए कैश को आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दें, जिसमें कैश में आपका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है खरीदने बेचने में, पर जो आपकी डेरिवेटिव्स पोजीशन है उसमें आपका उसका मल्टीपल कई गुना उसका आपका उस अपनी डेरिवेटिव्स पोजीशन में बन जाएगा, vis-a-vis the loss which you suffered in the cash position. नहीं बिल्कुल। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपने इसमें ऐड की कि ये स्टार्ट जो हुआ था उसका मिड कैप सेलेक्ट से हुआ था। मुझे याद है अच्छे से, मैंने जिंदगी में कभी मिड कैप सेलेक्ट बात नहीं की थी, लेकिन उसकी एक्सपायरी आ गई थी,
और उसके बाद सबसे पहले तो आपको लग रहा है वो एक ट्रायल केस था, पहले वहां पे ट्रायल हुआ, अब जब देखा कि वहां पे हो रहा है तो उसके बाद फिर निफ्टी पे, फिर बैंक निफ्टी पे, फिर निफ्टी पे लिक्विडिटी इंक्रीज होती बेसिकली। मैनिपुलेटर भी कोई है अगर, तो उसे पहले अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं निफ्टी हिला पाऊंगा कि नहीं, तो सीधा अगर किसी बंदे को ये क्राइम या क्रिमिनल चीज करनी है तो वो सीधा सबसे बड़े इंडेक्स से शुरू नहीं करेगा। वो सबसे पहले अपनी थोड़ा ट्रायल एंड एरर बेसिस पे टेस्टिंग करेगा कि मैं क्या मिड कैप को हिला पा रहा हूं। अगर वो मिड कैप को हिला पा रहे फिर वो धीरे धीरे बड़े इंडेक्सेस पे जाने लग जाएगा। तो ये वॉलेटाइल एक्सपायरी का स्टार्ट था मिड कैप से। क्वाइट एक्सपायरी तो सब में जुलाई 23 से ही करा रहा था, जिसमें आप ऑप्शंस बेच देते हैं, जबरदस्त तरीके से बेच देते हैं। ऑप्शंस का एक पैरामीटर होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, जो कि ये कन्वे करता है कि ऑप्शन कितना सस्ता या महंगा है। तो क्वाइट एक्सपायरीज पे इंप्लाइड वॉलेटिलिटी जो एक मेजर है कि ऑप्शन कितना सस्ता या महंगा है, वो बिल्कुल गिर जाती थी। मतलब कि ऑप्शन बहुत ही ज्यादा सस्ता है, बिल्कुल सस्ते हो जाते थे। बट उसके बाद थ्रू द डे देखा यह जाता था कि मार्केट को बिल्कुल ही हिलने नहीं दिया जाएगा। तो जो भी जिसने भी वो ऑप्शंस इतनी अग्रेसिवली सेल किए हैं, वो मतलब इतना बिजार आईवी हो जाता था। मतलब आप ऐसे समझिए कि मतलब कोई लेट्स से घर है जो कि करोड़ों में बिकते हैं, वो कुछ 10,000 में बिक रहा है, ऐसा हो जाता था उसका। मतलब इतनी चीप हो जाती थी जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी थी, जो कि एक इंडिकेशन है कि ऑप्शन कितने सस्ते या महंगे। और लेटर हाफ ऑफ द डे में फिर वो हिलने ही नहीं देता था मैनिपुलेटर, वो इंडेक्स को बिल्कुल एक सटीक रेंज में बना के रखता था, ताकि वो जो उसने ऑप्शंस बेचे उसका सारा पैसा वो बेसिकली खा जाए। तो ये तरीका था क्वाइट में। वॉलेटाइल जो दूसरा टाइप ऑफ एक्सपायरी है, उसमें वो ये करता है कि वो एक डायरेक्शन पे, वो उसके ऊपर है कौन सी डायरेक्शन, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, वो एक डायरेक्शन में ऑप्शंस खरीदता जाएगा। सुबह जब 9:15 बजे दिन शुरू होगा, तब वो एक डायरेक्शन में 9:15 से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक वो एक डायरेक्शन में खरीदता जाएगा। लेट से उसने ऊपर की साइड सिलेक्ट की है, तो वो कॉल्स खरीदता जाएगा, एट द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी कॉल, डीप आउट ऑफ द मनी कॉल, ये सब वो खरीदता जाएगा। जब क्योंकि वो इतनी जबरदस्त और भयंकर खरीदारी कर रहा है, तो वो जो इंप्लाइड वॉलिटिलिटी है वो बिल्कुल ऊपर चली जाती थी। मतलब जो जो मेजर है कि कितना महंगा है ऑप्शन, मतलब दिख रहा था कि कोई ऑप्शन बिल्कुल अटपटे दामों पे खरीद रहा है। आप ऐसे समझिए कि एक बॉटल ऑफ वाटर जो कि टिपिकली आपको 20 रुपए की कहीं कहीं मिलेगी, वो आप समझिए 20,000 की चल रही है, बिल्कुल ही ऑप्शन हो जाता था। तो वो खरीदता जाता था वॉलेटाइल एक्सपायरी में ऑप्शंस को। लेट्स से उसने कॉल्स खरीदते गया, और एक बार उसने खरीदारी कर ली, फिर जो लैटर हाफ ऑफ द डे है, 1 बजे के बाद का पीरियड, उसमें वो कैश और फ्यूचर बाय करके वो इंडेक्स को भगाता था, ताकि वो जो सारे उसने कॉल्स खरीदे हैं वो सारे इन द मनी एंड हो जाए, और उसका बहुत बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हो जाए। बहन जी, इसमें एक चीज़ जो ऑब्वियसली सेबी को भी प्रूव करनी होगी, क्योंकि आप खुद एक हेज फंड के प्रेसिडेंट हैं, इसमें इशू सारा ये आएगा कि चलिए ठीक है, इसको आप ये कह सकते हैं कि एक सिस्टम का फ़ायदा उठाया गया, लेकिन इसमें कुछ इलीगल हुआ या नहीं हुआ, इसको लेकर अभी भी काफ़ी डिबेट है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इलीगल है। आप अच्छा, आपको कैसे कैसे थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हाँ, सेबी का एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फुटपा ओके बोलते हैं उसे शॉर्ट पे। इसी के ये ओके एक्ट एक लॉ की तरह इंप्लीमेंट करता है सेबी। तो काफी लोगों को ये लग रहा है कि इसमें बस मनी पावर है उनके पास और उन्होंने हिला दिया, तो इसमें कुछ अनफेयर नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैनिपुलेशन इज अ क्रिमिनल ऑफेंस इन द यूएस। इंडिया में भी केतन पारेख का अगर आप केस देखें, तो उन्हें जो जेल टर्म सर्व करना पड़ा था, वो स्पेसिफिकली मैनिपुलेशन के लिए ही सर्व करना पड़ा था। आप तो एक एक्ट है, मैं आपके जो आपके श्रोता हैं उनको दरख्वास्त करूंगा कि आप सिंपली गूगल कर लें, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये सेबी का एक एक्ट है जो प्रैक्टिकली एक लॉ की तरह इंप्लीमेंट होता है। तो सेबी ने पास्ट में प्रिसाइसली इन्हीं तरीकों के कामों के लिए, मतलब ऑब्वियसली वो स्टॉक्स में होता था, इतने बड़े लेवल पे किसी ने किया नहीं है, तो प्रिसाइसली इसी चीज के लिए सेबी ने पास्ट में कई एंटिटीज को कैपिटल मार्केट से बैन किया हुआ है और उनपे फाइन लगाए हुए हैं। वो ऑर्डर्स मैं आपको इस कवरेज के बाद दे भी सकता हूं। तो ये बिल्कुल इलीगल है। फुटपा में इनफैक्ट मल्टीपल सब पॉइंट्स हैं जिसमें ये क्लियर है कि मतलब ये तो मल्टीपल सब पॉइंट्स के अंदर ये इलीगल है। अगर आप सेबी का इंटरिम ऑर्डर भी पढ़ें, तो अनंत नारायण जी ने उस ऑर्डर में जो फुटपा के 4A 4B वो क्लॉजेज हैं, उन सबको उन्होंने लिस्ट आउट किया है। सेबी, एक तो फुटपा हो गया जो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज सेबी एक्ट है। सेबी एक्ट के तहत भी ये बिल्कुल इलीगल है। तो जो पूरा किसी के भी मन में अगर ये शंका है कि ये लीगल है कि इलीगल है, ये सवाल ही उठता नहीं है। मतलब ये सेबी के मल्टीपल एक्ट्स के अंदर ये लीगल है। पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं
इन्हीं चीजों के लिए एंटिटीज के बैन होने के प्रति और उनको फाइन करने के प्रति। वो ऑब्वियसली एंटिटीज इतने बड़े लेवल पे किसी ने आज तक किया नहीं है, वो छोटे एसएमई स्टॉक्स में वो करते थे और वो पकड़े जाते थे, बट उनके तहत ये जजमेंट दिया हुआ है। बस अब ये बहुत ही मेगा लेवल पे हो रहा है, तो ये अंतर है। इलीगल ये पक्का है, उसमें कोई शक नहीं है। ओके मयंक जी, बिल्कुल आपने स्पष्ट तरीके से इसको क्लासिफाई कर दिया कि इट्स इलीगल। भविष्य में ऐसी चीज़ ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत बेसिक सवाल। क्या जेन स्ट्रीट के बाद ये मामला दोबारा नहीं होगा? लास्ट एक्सपायरी में भी ऐसे ही हुआ, ठीक 1:45 पर रिलायंस और एचडीएफसी दो स्टॉक्स चले और लगभग 150 पॉइंट का स्विंग आया। अब इसमें बड़ा कारण क्या है? सिस्टम का कौन फायदा उठा रहा है? क्या इंडेक्स वेटेज स्टॉक्स की, क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स की वेटेज पे कुछ काम करना चाहिए क्या? हुआ कुछ नहीं होगा, वेटेज से कुछ नहीं होगा। देखिए, ये मैनिपुलेशन ना, आप कोई भी वेट, आप इक्वी वेटेड इंडेक्स ले लीजिए, तब भी अगर आप 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़ की खरीदारी करेंगे तो इंडेक्स हिलेगा। तो आपके कुछ ही स्टॉक कंपोनेंट्स का ज्यादा वेट है, जैसे बैंक निफ्टी में, उससे ये सॉल्व नहीं होगा कि आपने इक्वी वेटेड कर दिया और वेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपको इसके लिए दो तरीके हैं सॉल्व करने के। सबसे पहला तरीका, आप डेटरेंस बनाइए। आप इतनी मतलब इतनी आप हार्श पनिशमेंट दीजिए। सेबी को अनफॉर्चुनेटली यूएस के हेज फंड्स थोड़ा कैजुअली लेते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उधर का जो एसईसी है, उनकी हिम्मत नहीं है कि उस एसईसी को इतना कैजुअली लें जितना वो इंडिया के रेगुलेटर को लेते हैं। तो एक सेबी को एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने की जरूरत है, ताकि ये एस्टैब्लिश हो कि ये ओके नहीं है। ये ऐसे मार्केट का ट्रस्ट इरोड करना, उसकी सैंक्टिटी इरोड करना बिल्कुल भी इंडिया में टॉलरेट और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सेबी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर देने की जरूरत है। अभी भी सेबी ने जो 36,500 करोड़ का जो ये पूरे प्रोसीड्स हैं, ये अभी तक सेबी ने केवल एनएससी से निकाले हैं। ठीक है, ये जो प्रॉफिट्स हैं, अभी बीएसई सेगमेंट तो उन्होंने इवैल्यूएट ही नहीं किया है, वो इवैल्यूएट करना बचा है। 36,500 में से जो 4,800 करोड़ की उन्होंने फाइन लगाई है, वो बैंक निफ्टी की केवल 21, मतलब 18 बैंक निफ्टी की और 3 निफ्टी की, केवल 21 एक्सपायरी से 4,800 करोड़ की फाइन लगी है। अभी सभी का इन्वेस्टिगेशन जारी है, ये इंटरिम ऑर्डर ही है। अभी जब खुलासा होगा तो मेरा अनुमान ये है कि लगभग पूरा ही 36,500 करोड़ का 36,500 करोड़ पूरा ही लगभग मैनिपुलेशन से आया है, क्योंकि जेन स्ट्रीट इंडिया में मार्केट मेकिंग कर ही नहीं रहा है। जेन स्ट्रीट का जो टिपिकल फोर्टे है, जो वो यूजुअली करता है, वो मार्केट मेकिंग करता है, उससे वो पैसा बनाता है। ये बहुत हैवी डायरेक्शनल एक्सपोजर लेना, ऑप्शंस बाय करके और फिर कैश फ्यूचर को उस डायरेक्शन में लाना, ये फोर्टे नहीं है। तो बहुत, और मार्केट में सबको दिख ही रहा है, तो सारे एंड्स टाई टुगेदर हो रहे हैं कि वो जो उसका इतना आउटसाइज्ड अमाउंट बढ़ा है, 36,500 करोड़ प्लस बीएसई का भी अभी सेबी को इवैल्यूएट करना है, वो 40,000 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। वो लगभग पूरा ही अल्टीमेटली निकलेगा कि वो अनलॉफुली गॉटन है। इसके लिए सभी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और 40,000 करोड़ के इशू के लिए 40,000 करोड़ का फाइन लगाना बिल्कुल बिल्कुल जायज नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण तौर पे ये बताऊंगा कि अगर आप लेट्स से ट्रेन में, एक सिंपल सा बहुत ही सिंपल और काफी बिनाइन उदाहरण देके मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ट्रेन में टिकट लेस ट्रैवल करें और आपको लेट्स से कोई कंडक्टर पकड़ लेता है और पकड़े जाने पे फाइन केवल टिकट की प्राइस है, तो ये तो कोई जस्टिस नहीं हुआ ना। अगर फाइन केवल टिकट की प्राइस है, फिर तो आप लिटरली इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि आप टिकट लेस जाओ, क्योंकि अगर आप पकड़े नहीं गए तो बहुत अच्छा है। लो प्रोबेबिलिटी केस में अगर आप पकड़े गए तो आपको बस टिकट की प्राइस पे करनी है, तो ये तो आपको ऑलमोस्ट इंसेंटिवाइज कर रहे हो। तो ये बहुत लाजमी है कि सेबी केवल जो अनलॉफुली गॉटन गेन्स है केवल उन्हीं को इंपाउंड ना करे, बल्कि उसका एक मल्टीपल इंपाउंड करे, ताकि ये ताकि नेगेटिव ट्रेड हो, अगर कोई भी ये फ्यूचर में सोचे। नहीं तो अगर वो नहीं करेगा तो जब तक नहीं पकड़ा गया तब तक अच्छा है। अगर जेन स्ट्रीट ने लेट्स से 6 महीने पहले ये बंद कर दिया होता, तो बस उसने जो भी पैसे थे वो अपने अनलॉफुली बना लिए होते और उसका पैसा बन गया होता। बट वो हो सकता था ना, इसीलिए फाइन प्रोसीड के अमाउंट से ज्यादा होना बहुत जरूरी है, और इसे बहुत ही गंभीरता से लिया जाए ताकि डेटेंट की तरह एक्ट करे। ये नंबर 1 एक तरीका है। इसी तरीके में अगर आप यूएस के जजमेंट्स देखें एसईसी के, तो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स ने लॉन्ग जेल टर्म सर्व किए हैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंडर। अगर आप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एनरॉन, इन सब कंपनीज को भी देखें, वो सब ने जेल टर्म सर्व किए, तो एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का केस है और इंडिया की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी है यूएस के साथ। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि सेबी ने स्पेसिफिकली, मेरे हिसाब से अनंत नारायण जी ने एक ग्रॉस और नेट डेल्टा एक्सपोजर की लिमिट्स निकाली थी करीब फरवरी में। वो इन्हीं चीजों को प्रिवेंट करने के लिए निकाली थी, इंट्राडे ग्रॉस एंड नेट डेल्टा एक्सपोजर लिमिट्स। अब हुआ क्या कि उसके बाद एक एफआईए करके बॉडी है जिसका रिप्रेजेंटेशन आया
कि हम इन लिमिट से सहमत नहीं है और उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। वो एफआईए जो बॉडी है, दैट इज अ बॉडी कंप्राइजिंग द वेरी इंटरेस्ट्स ऑफ इन्हीं फर्मों के, जेन स्ट्रीट एक्सेट्रा, उन्हीं फर्मों के इंटरेस्ट वो बॉडी रिप्रेजेंट करती है। तो जो भी है, अल्टीमेटली वो लिमिट्स पास नहीं हुई, बेसिकली दोज लिमिट्स डिडंट गो थ्रू। एंड वो अगर आप डेटेंट भी, मतलब या तो आप लिमिट्स टाइट रखिए जिससे ये हो ही ना पाए, जैसे कोई करे वो आपके सिस्टम पे फ्लैग हो जाए। अगर आप लिमिट्स नहीं लगा रहे फॉर वट एवर रीजन, जैसे सेबी ने अभी फरवरी में प्रपोज किया था, पर अल्टीमेटली उन लिमिट्स के साथ वो आगे गया नहीं, तो अगर आप वो लिमिट्स नहीं लगा रहे तो आपको एक बहुत ही पावरफुल डेटेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर आपने किया और आप पकड़े गए तो आपका हार्शेस्ट पनिशमेंट होगा। ओके, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप खुद एक हेज फंड चलाते हैं, क्या अब थोड़ा सा एक पता चल जाता है देखकर कि कौन सी एक्सपायरी क्वाइट होने वाली है, कौन सी एक्सपायरी ट्रेंडिंग होने वाली है? क्या एक नॉर्मल ट्रेडर उसका अब फायदा उठा सकता है क्या? कि क्योंकि जैसे कहते हैं ना, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। तो ये हो रहा था अनुज सिंघल जी। अनुज सिंघल जी, अगर आप मेरे साथ 2 घंटे बिताएंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे आइडेंटिफाई करना है, आप भी यही करने लग जाएंगे। तो नहीं लोग नहीं, क्या हमारे करने लग गए थे, नहीं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स सीख जाएं। मतलब मैं तो खैर तो वैसे भी सब करते हैं, तो व्यूअर्स सीख जाएं तो वही मेरे लिए काफी अच्छा होगा। तो ये काफी आसान चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हुआ क्या था कि मतलब जो भी मैनिपुलेटर था, मोस्टली सेबी को जेन स्ट्रीट लग रहा है, तो हुआ क्या था कि जब वो आईबीज गिर जाती है ना, आईबीज अगर सुबह से गिरने लग जाती हैं और वो गिरती ही जाती हैं, और वो जो घर का मैंने एग्जांपल लिया, जो करोड़ों में बिकते हैं घर जनरली, वो आपके जब 2 लाख में, 1-2 लाख में बिकने लग जाते हैं, तो समझ आ जाता है कि कोई जानबूझ के उन्हें ऑप्शंस को बेच रहा है। वो ऑप्शन को बेच क्यों रहा है? क्योंकि लास्ट हाफ एन आवर में वही मार्केट को हिलने नहीं देगा, वो बिल्कुल रोक देगा उसे, जहां पे वो है वहीं पे। तो लोग क्या करने लग गए थे कि उसको फॉलो करने लग गए थे। मतलब जब उन्हें आईबीज गिरते हुए दिखती थी, जो एक मेजर ऑफ एक्सपेंसिवनेस ऑफ ऑप्शन है, जैसे मैंने अभी बताया, तो वो भी ऑप्शन बेच देते थे, और वो भी बेसिकली मैनिपुलेटिंग एंटिटी करा दी कि इनका पैसा बन जाएगा। सिमिलरली तो क्वाइट एक्सपायरीज में लोग पार्टिसिपेट करने लग गए थे, फ्रंट रन करने लग गए थे मैनिपुलेटर को। क्योंकि क्वाइट एक्सपायरीज में लोग फ्रंट रन करने लग गए थे, इसीलिए मैनिपुलेटर को वॉलेटाइल एक्सपायरीज क्रिएट करानी पड़ी, ताकि वो लोगों को एक गेसिंग गेम में फंसा दे कि कभी क्वाइट होगी, कभी वॉलेटाइल होगी। वॉलेटाइल में वो क्या करता है कि वो क्योंकि ऑप्शंस खरीदता है, तो जो ऑप्शंस का जो महंगापन है वो बढ़ता ही जाता है, वो थ्रू आउट बढ़ता ही जाता है। और फिर इस केस में क्या करते हैं लोग कि लोग कॉल और पुट दोनों खरीद लेते हैं कि आप दोनों तरफ, अब वो जहां भी लाएगा इन लोगों का अच्छा बढ़िया पैसा बनेगा, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि कोई जबरदस्ती बिना किसी रैशनल के, बिना किसी लॉजिक के ऑप्शंस खरीदता जा रहा है। तो उन्हें पता है, क्योंकि लोगों को पता है ना कि मैनिपुलेटर है, तो उन्हें पता है कि लास्ट के 2 घंटे में एक तेजी या मंदी का स्टीप मूव आने वाला है, तो वो कॉल और पुट दोनों खरीद लेते हैं ताकि किसी भी तरफ आए तो उनका फायदा हो जाए। तो ये दिखता है लोगों को, और लोग उसे फ्रंट रन करने लग गए थे क्योंकि उन्हें पता था मैनिपुलेटर है। और इस पूरे चक्कर में मार्केट अपने फंडामेंटल से बिल्कुल ही हिल गया था, पूरा करप्ट हो गया था मार्केट। बिल्कुल। चलिए, होपफुली अब थोड़ी सी वीकली एक्सपायरीज जो कम हुई हैं उससे थोड़ा सा एक फ़र्क पड़ेगा। और थैंक यू सो मच मेंग जी, आज आपसे बात हुई। और जैसा आपने बोला, आपने पहले भी मुझे कई बार डेटा भेजा था, और मुझे खुशी है इस चीज़ से कि फाइनली एक आम दर्शक, वैसे आप एक हेज फंड प्रेसिडेंट हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आम दर्शक की ही यहाँ पर एक संख्या दे रहा हूँ। उन्होंने इस चीज़ को नोटिस करा, उन्होंने सेबी को लिखा, और सेबी ने भी उस चीज़ का संज्ञान लिया, और उसके बाद एक इतना बड़ा ऑर्डर निकाला। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप करना चाहें तो एक अकेला इंसान भी कर सकता है काफ़ी कुछ। तो थैंक यू सो मच, और आगे भी हम होपफुली आपसे इन मुद्दों पर आगे बातचीत करेंगे। आज आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनुज।